नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। दिल्ली के लिए कपिल मिश्रा जिम्मेदार, पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट में आया नाम। भीम आर्मी के आजाद पर भी शक। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कई इलाकों के दौरान मूक दर्शक बने रहने का खामियाजा भुगतने के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस अब राजधानी की पूरी क्रोनोलॉजी की जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है कि कैसे कपिल मिश्रा ने अपने समर्थकों को संदेश भेजा और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को लोगों को हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। आईएनएस के अनुसार उसके पास मौजूद दिल्ली पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया है कि उस दिन भीम आर्मी की एक गाड़ी पर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को जुटाया और जवाबी कार्रवाई की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने यस बैंक की स्थिति के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा आरबीआई करे जांच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र पर शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में वित्तीय संस्थानों के कुप्रबंधन के कारण यस बैंक की स्थिति चरमराई। उन्होंने मांग की है कि आरबीआई इस मामले की गहन जांच करे और जवाबदेही तय करे। उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त यस बैंक में एसबीआई द्वारा 2450 करोड़ रुपए का निवेश करके 49% हिस्सेदारी लेना विचित्र मामला है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जब अन्य बैंकों की ऋण वितरण वृद्धि 9% की दर से बढ़ी, तब यस बैंक का कर्ज वितरण 35% बढ़ने का आरबीआई के किसी अधिकारी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। चिदम्बरम ने कहा कि यस बैंक बैंकिंग नहीं कर रहा था, बल्कि नियम कायदों को ताक पर रखकर कर्ज बांटने में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि यस बैंक के कर्ज वितरण को मार्च 2014 से मार्च 2019 तक कई गुना बढ़ने दिया गया। चिदम्बरम ने कहा, यस बैंक का ऋण वितरण मार्च 2014 में 55,633 करोड़ रुपए से मार्च 2019 में 2,41,499 करोड़ रुपए तक कैसे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं मार्च 2019 में वित्त मंत्री नहीं था। उन्होंने कहा, नोटबंदी के तत्काल 2 वर्ष बाद 2016-17 और 2017-18 में बढ़ोतरी हुई। क्या आरबीआई में कोई या सरकार जिम्मेदार नहीं है? चिदम्बरम ने कहा कि जो कोई भी बैंक की जिम्मेदारी संभाले, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमाकर्ताओं का धन सुरक्षित रहे और हर जमाकर्ता अपने धन को लेकर आश्वस्त हो, क्योंककि जमाकर्ताओं का कोई कसूर नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यस बैंक पर बैन लगने से एक दिन पहले ही गुजरात की कंपनी ने निकाल लिए थे 265 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक पर गुरुवार को प्रति खाता धारक 50,000 रुपए तक की राशि निकालने पर लगाई गई पाबंदी से एक दिन पहले ही वडोदरा नगर निगम से जुड़ी एक विशेष कंपनी वडोदरा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी ने यस बैंक से 265 करोड़ रुपए निकाल लिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वडोदरा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वडोदरा नगर निगम के उपायुक्त सुधीर पटेल ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मिले अनुदान के हिस्से के रूप में यह राशि केंद्र सरकार से मिली थी और यस बैंक की एक स्थायी शाखा में जमा की गई थी। उन्होंने बताया कि यस बैंक द्वारा सामना की जा रही परेशानियों को देखते हुए इसे 2 दिन पहले निकाल लिया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा के एक नए खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं नकदी निकालने के लिए यस बैंक की एटीएम मशीनों के बाहर खाता धारकों की लंबी कतारें शनिवार को भी देखी गईं, लेकिन अधिकतर ग्राहकों को इन मशीनों से खाली हाथ लौटना पड़ा। संकट से जूझ रही यस बैंक पर रिजर्व बैंक ने कई तरह की रोक लगा रखी है। हालांकि कई खाता धारकों का कहना है कि बैंक की शाखाओं से चेक के जरिए 50,000 रुपए की निर्धारित राशि की निकासी हो रही है। रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर 3 अप्रैल तक रोक लगाने के साथ उसके निदेशक मंडल को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले सीएए के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, पोस्टर बैनर के साथ की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के विभिन्न संगठनों की सैकड़ों महिलाएं मध्य मुंबई के माटुंगा में शनिवार को संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ निकाले गए मार्च में शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आदिवासी एवं दलित संगठनों समेत विभिन्न संगठनों की महिलाओं ने माटुंगा के 5 गार्डन से दादर के चैतन्य भूमि तक मार्च निकाला। इससे पहले मुंबई पुलिस ने मार्च के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था और व्हाट्सएप ऐप पर एक संदेश भी प्रसारित किया, जिसमें रैली का आयोजन करने या उसमें भाग लेने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
हालांकि सोशल मीडिया पर संदेश के काफी प्रसारित होने के बावजूद सैकड़ों महिलाएं फाइव गार्डन्स में एकत्र हुईं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मार्च की इजाजत दी। महिलाओं ने हाथों में CAA, NRC और NPR के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर मार्च किया और नारेबाजी की। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मार्च के मार्ग में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यस बैंक में हरियाणा सरकार के 2,500 करोड़ फंसे, सुरजेवाला का ट्वीट, यह संयोग या प्रयोग? जी हां दोस्तों, पूंजी की कमी से जूझ रहे यस बैंक में हरियाणा सरकार के भी लगभग 2500 करोड़ रुपए फंस गए हैं। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए अकेले हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के हैं। पूरी राशि को सरकारी विभागों व निगमों ने 3 महीने के भीतर ही बैंक में जमा कराया है। इतनी बड़ी राशि किसकी अनुमति से व क्यों निजी बैंक में जमा कराई गई, इस पर विभाग घिर गए हैं। ये विभागों व निगमों का अपना निर्णय है या वित्त विभाग के निर्देशों पर ऐसा किया गया, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सरकार के भीतर इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ही होंगी राजस्थान से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। राजस्थान से उनका नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में संसद के ऊपरी सदन के चुनावों के लिए हलचल तेज हो गई है। प्रियंका गांधी को राजस्थान समेत कांग्रेस शासित अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी अपने अपने राज्य से राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके राजस्थान से ही चुन कर जाने की संभावना अधिक लग रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं और हाईकमान से इस बारे में उनकी गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस के संकट मोचन माने जाने वाले गहलोत की जादूगरी का हर कोई कायल है। फिर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी निकटता किसी से छुपी नहीं है। विशेष रूप से इस बार गहलोत के जेहन में यह बात भी रहेगी कि उन्हें प्रदेश का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए सहयोग का एहसान चुकाने का यह सही अवसर है। गहलोत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बना अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दे चुके हैं। ऐसा कर उन्होंने आजादी के बाद पहली बार संसद में राजस्थान से कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं होने के सूखापन से पार्टी को मुक्ति दिलवाई थी। अन्यथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के देहांत के कारण हुए राज्यसभा के उपचुनाव में मनमोहन सिंह के निर्विरोध चुने जाने से पूर्व प्रदेश के इतिहास में पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी 35 सदस्य भाजपा के थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग ने नीतीश को घेरा, कहा बिहार में बढ़ रहे अपराध, नहीं हुआ विकास। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम तेज होने लगा है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। हालांकि अभी तक बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। सूबे में विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने बिहारी फर्स्ट यात्रा पर समस्तीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला। साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध और विकास के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश राज में बिहार में अपराध बढ़े हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आपातकालीन 100 नंबर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का तनिक भी खौफ नहीं है। इतना ही नहीं, सूबे के हर जिले में महिला पुलिस की भारी कमी है, जिसके चलते महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यस बैंक डूबने पर आपका मोदी सरकार पर तंज, बीजेपी है भारतीय जेब कतरा पार्टी। जी हां दोस्तों, यस बैंक के कर्ज में डूब जाने और उसमें जगन्नाथ मंदिर के 592 करोड़ रुपए फंस जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के दंगों में उलझाए रखा और भारतीय जेब कतरा पार्टी ने आपकी जेब काट ली। संजय सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि भाजपाइयों, तुम्हारे राज्य में हिंदुओं के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर का 592 करोड़ रुपए यस बैंक ने लूट लिया। वाह रे भाजपाइयों, एक तरफ हिंदुओं को दंगे में लड़ाते रहे, दूसरी तरफ अपने मित्र अनिल अंबानी से हिंदुओं के मंदिर का पैसा लुटवाते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी राज में ही हुआ यस बैंक द्वारा दिया लोन 55,000 से 2,41,000 करोड़, चिदम्बरम का पलटवार। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने यस बैंक मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने यस बैंक की खराब हालत के लिए एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि एनडीए राज में यस बैंक के बैड लोन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने इसके लिए नोटबंदी को भी जिम्मेदार ठहराया है।
चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में यस बैंक के 2014 से लेकर 2019 तक के बैड लोन के आंकड़े शेयर किए। चिदम्बरम ने लिखा, क्या सरकार इस बात की पुष्टि करेगी कि यस बैंक की ऋण पुस्तिका भाजपा की निगरानी में ऐसे बढ़ी है? वित्तीय वर्ष 2014 55,000 करोड़, 2015 75,000, 2016 98,000, 2017 1,32,000, 2018 2,03,000 और 2019 2,41,000 करोड़ था। पी चिदम्बरम ने आगे लिखा, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने यूपीए पर आरोप लगाते हुए एक बयान दिया है। अज्ञानता में जीने वाली सरकार के लिए यह सामान्य है। क्या वित्त मंत्री को मेरे द्वारा ट्वीट किए गए नंबरों की जानकारी है? अगर है, बताएं कि कैसे लोन बुक 5 साल में 55,633 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,41,499 करोड़ हो गया। उन्होंने आगे पूछा कि क्या यह सही है कि एसबीआई यस बैंक में निवेश का अवसर तलाश रही है? एसबीआई को यस बैंक में निवेश क्यों करना चाहिए? चिदम्बरम ने आगे कहा कि एसबीआई को यस बैंक का लोन बुक ले लेना चाहिए, चाहे वह 1 रुपया का हो। लोन की वसूली करनी चाहिए और साथ ही जमाकर्ताओं को आश्वासन देना चाहिए कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और वापस आ जाएगा। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने गुरुवार को जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपए की निकासी की सीमा तय की है। बैंक के लिए एक प्रशासक की भी नियुक्ति की गई है। रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है। यस बैंक पर पैसा निकासी पर लगाई गई पाबंदी के बाद जमाकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंद या हड़ताल का समर्थन करने पर नहीं रोक सकते किसी एनजीओ का विदेशी चंदा, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार यानी 6 मार्च 2020 को कहा कि जो संगठन बिना राजनीतिक लक्ष्य के आंदोलन जैसे असहमति के वैध तरीकों से नागरिकों के हितों का समर्थन करता है, उसे राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित कर विदेशी कोष प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी कोष जुटाने के लिए जिन संगठनों का इस्तेमाल किया जाता है वे कड़े विदेशी चंदा कानून से नहीं बच सकते जब इस बारे में ठोस सामग्री मौजूद हो। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र किसी संगठन को विदेशी चंदा हासिल करने के अधिकार से वंचित करने से पहले कानून की प्रक्रियाओं और नियमों के कड़ाई से पालन करेगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि बंद और हड़ताल जैसे वैध तरीकों से जनहित का समर्थन करने वाले संगठन को विदेशी कोष हासिल करने के उसके कानूनी अधिकारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसने कहा कि जो संगठन सक्रिय राजनीति या पार्टी राजनीति में शामिल नहीं है वे एफसीआरए के नियम 3(6) के तहत नहीं आते। अदालत ने कहा कि एफसीआरए के नियम 3(6) के मुताबिक जो संगठन बंद या हड़ताल, रास्ता रोको, रेल रोको या जेल भरो जैसी राजनीतिक कार्यों के माध्यम से आदतन जनहित के कार्यों का समर्थन करते हैं उन्हें भी राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित किया जा सकता है। अदालत ने गैर सरकारी संगठन इंडिया सोशल एक्शन फोरम की अपील कर यह फैसला दिया, जिसने एफसीआरए की धारा 5(1) और धारा 5(4) की संवैधानिक वैधता और अन्य नियमों को चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र को संगठन को राजनीतिक प्रकृति का न कि राजनीतिक दल होने के बारे में घोषणा करने से पहले उसकी गतिविधियों और विचारधारा को संज्ञान में लेने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि जिन संगठनों का ना तो पार्टी की राजनीति या सक्रिय राजनीति से जुड़ाव है उन्हें विदेशी कोष लेने से नहीं रोका जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। जी हां दोस्तों, यूपी के रामपुर की एक अदालत ने अभिनेत्री और बीजेपी नेता जया प्रदा के खिलाफ 2019 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। बता दें कि केमरी थाने में दर्ज एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होनी है। जया प्रदा के वकील मुस्तफा हुसैन के मुताबिक स्वार कोतवाली में दर्ज मामले की जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने अग्रिम विवेचना में इसे आचार संहिता को उल्लंघन नहीं माना था। उन्होंने कहा कि वह अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, कहा कोरे दावे की बजाय किसानों को मुआवजा दिया जाए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में दूसरे दिन भी बारिश और ओले गिरने से गेहूं, मटर, आलू और तिलहन की हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। बारिश के साथ चली तेज हवा से अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सीतापुर और बाराबंकी में गेहूं की फसल खेतों में गिर गई है। वहीं बारिश से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला किया है।
साथ ही उन्होंने किसानों को बारिश से बर्बाद हुई फसलों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है। इन किसानों का दर्द सुनिए। ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर किसानों की फसल बर्बाद हो गई। कई किसानों की तो 80% तक फसल बर्बाद हो गई है। यूपी की भाजपा सरकार को कोरे दावे करने की बजाय नुकसान का पूरा आकलन करके किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।